क्या कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के दो टुकड़े कर दिए थे? क्या सिर्फ दो अंतरे गाने का फैसला मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हुआ था? और अब जब कांग्रेस ने एक बार फिर अपने कार्यक्रमों में सिर्फ पहले दो अंतरे गाने का फैसला किया है, तो अमित शाह इसे देश विरोधी फैसला क्यों बता रहे हैं? वंदे मातरम एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने 1937 में वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की थी। अमित शाह का दावा है कि उस फैसले ने आगे चलकर देश के विभाजन की जमीन तैयार करने में भूमिका निभाई। इसके जवाब में कांग्रेस का कहना है कि वो कोई नया फैसला नहीं ले रही है। पार्टी 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ओर से तय की गई उसी व्यवस्था का पालन कर रही है, जिसके तहत राष्ट्रीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले दो अंतरे गाने की बात कही गई थी। अब विवाद को समझने के लिए हमें करीब 89 साल पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है 1937 से, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि वंदे मातरम आखिर है क्या। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इसे बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। आजादी के आंदोलन के दौरान यह गीत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रीय भावना और प्रतिरोध का बड़ा प्रतीक बन गया। यानी वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, यह स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीतिक और भावनात्मक पहचान का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जब सब कुछ ठीक था, तो फिर विवाद कहां से आया? दरअसल समस्या गीत के शुरुआती दो अंतरों को लेकर नहीं, बल्कि बाद के हिस्सों को लेकर थी। वंदे मातरम के बाद के अंतरों में हिंदू धार्मिक प्रतीकों और देवी देवताओं के संदर्भ आते हैं। इसी वजह से मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम लीग के एक हिस्से ने इसके कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई। 1937 में यह सवाल कांग्रेस के सामने आया कि अगर वंदे मातरम को राष्ट्रीय आंदोलन के मंच पर गाया जाना है, तो क्या इसका पूरा संस्करण गाया जाए या ऐसे हिस्से चुने जाएं जिस पर किसी समुदाय को धार्मिक आपत्ति ना हो? और यहीं से आता है 1937 का कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कलकत्ता में हुई। इस बैठक में तय किया गया कि राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो अंतरे गाए जाएं। नेहरू आर्काइव में मौजूद 1937 के दस्तावेज में भी यही दर्ज है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मुस्लिम समुदाय की कुछ आपत्तियों को मानते हुए राष्ट्रीय सभाओं में केवल पहले दो अंतरे गाने की सिफारिश की थी। अब यहीं से आज की पूरी राजनीतिक बहस शुरू होती है। कांग्रेस का तर्क है कि यह कोई आज का अचानक लिया गया फैसला नहीं है, यह 1937 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी द्वारा लिया गया ऐतिहासिक फैसला है और पार्टी आज भी उसी परंपरा का पालन कर रही है। 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसी रुख को दोहराया, यानी कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले दो अंतरे गाए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि इन शुरुआती दो अंतरों में भारत भूमि और मातृभूमि की स्तुति है और इन्हें लेकर किसी समुदाय की धार्मिक आपत्ति नहीं थी। कांग्रेस इस फैसले को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं की ऐतिहासिक सोच से जोड़ती है। लेकिन बीजेपी और अमित शाह इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कांग्रेस ने 1937 में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटा। अमित शाह ने इसे सिर्फ एक सांस्कृतिक फैसला नहीं माना, बल्कि इसे उस दौर की तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा। उनका आरोप है कि इसी तरह के फैसलों ने आगे चलकर अलगाववादी राजनीति को बढ़ावा दिया और आखिरकार देश के विभाजन की जमीन तैयार करने में भूमिका निभाई। उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा फैसले को भी देश विरोधी बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी उसी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। यानी बीजेपी का सवाल सीधा है, जब वंदे मातरम देश की आजादी के संघर्ष का प्रतीक रहा है, तो फिर इसे पूरा गाने में आपत्ति क्यों? और यहीं से विवाद सिर्फ इतिहास का नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद की राजनीति का मुद्दा बन जाता है। अब बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, तो सवाल उठेंगे ही कि क्या वाकई कांग्रेस ने वंदे मातरम को बांट दिया था? और यहीं से इतिहास की व्याख्या और राजनीतिक आरोप अलग अलग हो जाते हैं।
अमित शाह का आरोप है कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटा। शाह के मुताबिक कांग्रेस का यह फैसला सिर्फ गीत के कुछ हिस्सों को हटाने तक सीमित नहीं था। उनका दावा है कि यह उस दौर की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा था और ऐसी राजनीति ने आगे चलकर देश के विभाजन की परिस्थितियों को मजबूत किया। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों से जो तस्वीर सामने आती है वो इससे कुछ अधिक जटिल है। जवाहरलाल नेहरू के 1937 के पत्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को लेकर मुस्लिम समुदाय की आपत्तियां थीं, लेकिन नेहरू ने साथ ही यह भी लिख दिया था कि केवल सांप्रदायिक दबाव के आगे झुकना समाधान नहीं हो सकता। उनका तर्क था कि जहां वास्तविक शिकायत है वहां उसका समाधान खोजा जाना चाहिए। यानी इतिहास को सिर्फ इस तरह देखना कि कांग्रेस ने दबाव में आकर गीत काट दिया पूरी कहानी नहीं बताता। 1937 के कांग्रेस प्रस्ताव में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने माना कि वंदे मातरम आजादी के आंदोलन और राष्ट्रीय जीवन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन बाद में अंतरों में ऐसी धार्मिक अवधारणाएं हैं जो भारत के दूसरे धार्मिक समुदाय की विचारधारा के अनुकूल नहीं हो सकती और इसीलिए पहले दो अंतरों को राष्ट्रीय सभाओं के लिए चुना गया। एक और बात, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विचार करते समय टैगोर की राय को भी महत्व दिया था। टैगोर का विचार था कि शुरुआती दो अंतरे अपने आप में मातृभूमि की सुंदरता और राष्ट्र भावना को व्यक्त करते हैं और उन्हें किसी समुदाय के लिए आपत्तिजनक नहीं माना जाना चाहिए। यानी 1937 में सिर्फ राजनीतिक गणित नहीं बल्कि गीत के साहित्यिक और धार्मिक संदर्भों पर भी चर्चा हुई थी और यही वजह है कि कांग्रेस आज कह रही है दो अंतरे गाना वंदे मातरम का अपमान नहीं बल्कि 1937 से चली आ रही ऐतिहासिक परंपरा है। अब आते हैं 2026 पर। इस विवाद को नई हवा तब मिली जब केंद्र सरकार ने इस साल वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसके पूर्ण संस्करण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। गृह मंत्रालय की जनवरी 2026 की गाइडलाइन के बाद आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 अंतरों वाले पूर्ण आधिकारिक संस्करण को लेकर प्रोटोकॉल तय किया गया और इसकी अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड बताई गई। आकाशवाणी ने भी मार्च 2026 से अपने मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट में 2 अंतरों वाले पुराने संस्करण की जगह 6 अंतरों वाला पूर्ण संस्करण प्रसारित करना शुरू किया। यानी 2026 में केंद्र सरकार की तरफ से वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को आधिकारिक महत्व देने की कोशिश हुई और इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस का यह कहना है कि वो अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में सिर्फ 2 अंतरे ही गाएगी, विवाद का कारण बन गया। अब ये समझते हैं कि अमित शाह ने जो आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं उसके क्या मायने हैं और उस पर कांग्रेस के जो पलटवार हैं वो क्या कहता है। अमित शाह के कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों का पहला तो मायना यह है कि राष्ट्रवाद की राजनीति। चूंकि बीजेपी लंबे समय से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत करती रही है, ऐसे में कांग्रेस के 2 अंतरे गाने के फैसले को बीजेपी एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ रही है। वो कह रही है कांग्रेस ने अतीत में भी तुष्टीकरण किया और आज भी वही कर रही है। दूसरा मायना है कांग्रेस की ऐतिहासिक विरासत पर सवाल। बीजेपी का हमला सिर्फ वर्तमान कांग्रेस पर नहीं है, वो 1937 के फैसले को आज के राजनीतिक विमर्श में वापस ला रही है। अमित शाह का दावा है कि उस समय वंदे मातरम को लेकर किया गया समझौता आगे चलकर विभाजनकारी राजनीति को मजबूत करने वाली सोच का हिस्सा बना। अब इस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीक का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के 2 अंतरे गाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वंदे मातरम कांग्रेस के लिए बेहद भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्व रखता है और बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। कांग्रेस के दूसरे नेता भी ये याद दिला रहे हैं कि वंदे मातरम आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के मंचों पर लंबे समय तक गाया गया। यानी कांग्रेस की दलील है कि जिस गीत को स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस ने जनता तक पहुंचाया, आज उसी कांग्रेस को देश विरोधी कहना इतिहास के साथ न्याय नहीं है। बीजेपी के अपने आरोप हैं तो कांग्रेस की अपनी दलील। तो असली विवाद है क्या? अगर
इसे 4 सवालों में समझा जाए तो तस्वीर साफ हो जाती है। पहला, क्या वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है? तो जवाब है हां। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम, जिसने स्वतंत्रता संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, को जनगण मन के समान सम्मान दिया जाएगा। दूसरा, क्या पूरा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का हिस्सा है? तो मूल रचना में 6 अंतरे हैं और 2026 में केंद्र सरकार ने आधिकारिक प्रोटोकॉल में 6 अंतरों वाले संस्करण को महत्व दिया है। तीसरा, क्या 1937 में कांग्रेस ने सिर्फ 2 अंतरे गाने का फैसला किया था? तो जवाब है हां, और ऐतिहासिक दस्तावेज इसकी पुष्टि करते हैं। और उस फैसले के पीछे गीत के बाद के हिस्सों में मौजूद धार्मिक संदर्भों को लेकर आपत्तियों का भी उल्लेख मिलता है। और चौथा, क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने देश के खिलाफ फैसला लिया था? यहीं पर इतिहास और राजनीति अलग अलग हो जाते हैं। कांग्रेस इसे समावेशी राष्ट्रीयता और ऐतिहासिक परंपरा का फैसला बताती है। बीजेपी इसे तुष्टीकरण और राष्ट्रवादी भावना से समझौता बताती है। और अमित शाह इसी वजह से 1937 के फैसले को आज के कांग्रेस के फैसले से जोड़ते हुए इसे देश विरोधी बता रहे हैं। यानी वंदे मातरम की मौजूदा लड़ाई सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कितने अंतरे गाए जाएंगे। असली लड़ाई इस बात पर है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा कौन तय करेगा। 1937 के फैसले को इतिहास में किस नजर से देखा जाएगा? क्या वो धार्मिक विविधता को ध्यान में रखकर लिया गया एक समझौता था, या फिर जैसा अमित शाह आरोप लगा रहे हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी? फिलहाल इतना तय है कि वंदे मातरम की गूंज एक बार फिर से देश की राजनीति के केंद्र में है। एक तरफ कांग्रेस 1937 की अपनी परंपरा के साथ खड़ी है, दूसरी तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण के सवाल से जोड़ रही है। और इस बहस के बीच एक बात फिर सामने आ रही है, आजादी के आंदोलन का यह गीत अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, यह आज की राजनीति का भी एक बड़ा प्रतीक बन चुका है।